विक्टोरियस एकेडमी में और आप इस समय पढ़ाई कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर की, जिसमें से डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया था, रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म हो गया था। आज हमको स्टार्ट करना है अबाउट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। छोटा सा टॉपिक है, फटाफट इसको कवर करते हैं। देखिए बच्चों, साफ सीधी बात है कि अगर प्लांट में रेस्पिरेशन करने की अगर आपसे ह्यूमन में रेस्पिरेशन करने की बात करें तो आप क्या बोलोगे कि मैम पहले हम लोग ब्रीदिंग करेंगे, ब्रीदिंग के बाद जो फूड का ऑक्सीडेशन होता है वो होगा, फिर उससे एनर्जी बनेगी। यही तो आपने सिखाया था। जी हाँ, तो लेकिन क्या प्लांट में भी बच्चों ऐसा होता है? तो हमारा आंसर है नहीं। प्लांट में ऐसे कोई भी प्रॉपर ऑर्गन होते ही नहीं है जिससे ऑक्सीजन जाने की व्यवस्था हो या CO2 को निकालने की व्यवस्था हो। तब फिर उसमें कैसे होगा? तब फिर बेटा जी उसमें कुछ ना कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं प्लांट में, रूट स्टेम लीफ के पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसकी सहायता से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो प्लांट्स नीड एनर्जी टू ग्रो एंड परफॉर्म देयर लाइफ फंक्शन। यस, जैसे ह्यूमन को, जैसे एनिमल्स को जरूरत होती है एनर्जी की और ग्रोथ करने की और अपने लाइफ के फंक्शन को चलाने की, वैसे ही प्लांट्स को भी एनर्जी की जरूरत होती है अपने लाइफ को चलाने के लिए। तो जैसे ह्यूमन, जैसे एनिमल्स, ह्यूमन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको ह्यूमन के बारे में ही पढ़ना है। तो जैसे एनिमल्स बार बार रेस्पिरेशन करके अपनी एनर्जी बनाते हैं, वैसे ही प्लांट्स में भी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है बाय द रेस्पिरेशन प्रोसेस। लेकिन जनरली प्लांट्स डू नॉट हैव स्पेशल ऑर्गन टू परफॉर्म रेस्पिरेशन। लेकिन प्लांट्स के पास कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं होते बच्चों, ताकि रेस्पिरेशन प्रोसेस परफॉर्म हो सके। तो फिर क्या होगा? देखिए, इसलिए दे एक्सचेंज देयर गैसेस थ्रू स्टोमेटा। भगवान जी ने उनके लीफ, स्टेम लीफ, जो भी ग्रीन पार्ट होते हैं उसके पास स्टोमेटा स्ट्रक्चर दे रखा है। स्टोमेटा स्ट्रक्चर से बड़े प्यार से ऑक्सीजन और CO2 गैस का एक्सचेंज होता है। सो द रेस्पिरेशन प्रोसेस, और वी कैन से दैट एक्सचेंज ऑफ CO2 and O2 इन प्लांट्स टेक्स प्लेस बाय स्टोमेटा। इसके बाद आपको लिख रखा है रूट स्टेम एंड लीफ ऑफ ए प्लांट, मतलब चाहे रूट हो, चाहे स्टेम हो, चाहे लीफ हो, अगर ग्रीन पार्ट है तो वहाँ स्टोमेटा प्रेजेंट होगा, और स्टोमेटा जहाँ है वहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस इजीली होगा। तो रूट स्टेम लीफ ऑफ ए प्लांट आर इन्वॉल्व फॉर रेस्पिरेशन। एक लाइन लिख रखी है, इसको देखो। इट इज रैपिड इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज दैट टिश्यू where rapid cell division takes place. Clear? But the mature region is there. Mature region of plant is that where no cell division is possible. मतलब कि मेरिस्टेमेटिक प्लेस में, जहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, वहाँ पर सेल ज़्यादा तेजी से ग्रोथ करती है। जहाँ पर सेल ज़्यादा तेजी से ग्रोथ करनी होगी वहाँ उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। जहाँ उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी वहीं तो वो रेस्पिरेशन प्रोसेस करेगा। लेकिन जब मेच्योर रीजन हो गया, जहाँ उसको ग्रोथ ही नहीं करनी है, वहाँ तो यार रेस्पिरेशन क्यों होना चाहेगा यार? वहाँ पर आपको कोई एनर्जी की जरूरत नहीं, तो वहाँ रेस्पिरेशन प्रोसेस की भी जरूरत नहीं। वही लाइन लिख रखी है, इट इज रैपिड इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बट स्लोअर इन मेच्योर रीजन। एकदम समझ में आया? और ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता किस प्रोसेस से है? तो आपका आंसर है भाई डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन में आप लोगों को एकदम क्लियर एकदम बता दिया गया है कि हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अगर मटेरियल का ट्रांसफर हो रहा है, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो इस तरीके से हम लोगों का प्लांट में रेस्पिरेशन की प्रोसेस देखने को मिलती है। लेकिन मुन्ना, रूट, स्टेम, लीफ, इन तीनों में थोड़े अलग अलग से मेथड्स होते हैं, क्योंकि तीनों पार्ट अलग है ना। रूट में क्या प्रोसेस होता है, स्टेम में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है जिसकी सहायता से वो एक्सचेंज ऑफ गैस कर पाता है। इसके अलावा लीफ में ऐसा क्या होता है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ रेस्पिरेशन करें या गैसेस एक्सचेंज करें रूट, स्टेम और लीफ। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। अब हमको पढ़ना है कि आखिर प्लांट में गैसेस एक्सचेंज रूट, स्टेम, लीफ में अलग अलग कैसे होता है। तो अगर हम लोगों को रूट में पढ़ना हो तो छोटी सी बात है कि सॉइल में ऑक्सीजन भर के होगी, सॉइल से रूट हेयर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा, उस रूट हेयर से रूट सेल में जाएगी और वहां पर रेस्पिरेशन प्रोसेस हो जाएगी। यही तो प्रोसेस है। तो देखिए भैया, गैसेस एक्सचेंज इन रूट्स कैसे होगा कि बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन रूट्स। पता है आप लोगों को कि हायर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का कहाँ है? सॉइल में।
जब सॉइल में हायर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का है तो उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा? रूट हेयर। रूट हेयर से कहाँ आएगा? रूट सेल में, और रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो जाएगी किस चीज के लिए? एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पर क्या लिख रखा है? अच्छा एक बात और है बेटा, रेस्पिरेशन की प्रोसेस या फिर डिफ्यूजन की प्रोसेस तब होगी मतलब डिपेंड करता है इस बात पर कि इन्वायरमेंट में क्या कंडीशन है। अब पता चला इन्वायरमेंट में है ही नहीं ऑक्सीजन, फिर तब भी क्या डिफ्यूजन हो पाएगा? नहीं भाई, तब डिफ्यूजन आसानी से नहीं हो सकता, ताकत लगेगी प्लांट को, एनर्जी ज़्यादा खर्च हो जाएगी। समझ में आया? तो इन्वायरमेंटल कंडीशन पर और रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट को, अगर प्लांट को नीड नहीं है तो नहीं होगा। जैसे आपको डे टाइम और नाइट टाइम की छोटी सी बात बताएं, डे टाइम में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों होता है, क्योंकि स्टोमेटा खुले होते हैं, सनलाइट होती है, तो डे टाइम में रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों होगा। लेकिन नाइट में सनलाइट तो होती नहीं है, तो क्या फोटोसिंथेसिस होगा? नहीं होगा ना। तो नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, इसका मतलब क्या है? प्लांट को रिक्वायरमेंट नहीं है इस समय फोटोसिंथेसिस की। समझ में आ रही है बात? तो जब फोटोसिंथेसिस होगा नहीं और रेस्पिरेशन में CO2 बनेगा, तो CO2 समय रिलीज होता रहेगा कि नहीं इन्वायरमेंट में। इसीलिए बड़े पेड़ों के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात के समय फोटोसिंथेसिस होती नहीं है, और जब फोटोसिंथेसिस होगी नहीं तो प्लांट में रेस्पिरेशन के थ्रू जो CO2 निकल रहा है वो CO2 कहाँ जाएगा? जो प्लांट के नीचे लेटेंगे वो CO2 को इनहेल करेंगे ऑक्सीजन की जगह। समझ में आया? दिन के समय क्या होता है? दिन के समय यही प्लांट जो रेस्पिरेशन करके CO2 निकालता है वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो दिन के समय तो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, लेकिन रात के समय मुन्ना CO2 रिलीज होता है। पल्ले पड़ गई बात। जो लोग कहते हैं ना रात में बड़े पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, भूत आते हैं, भूत नहीं होता यार, यही CO2 नाम का भूत होता है, जो अगर हम लोगों ने ज्यादा इनहेल कर लिया तो उनको नुकसान हो सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को लिख रखा है ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू द रूट हेयर, पता है, अभी आपको पता चला, एंड द रूट सेल्स फ्रॉम सॉइल एंड CO2 मूव्स आउट इन द सेल। क्लियर हो गया होगा कि ऑक्सीजन डिफ्यूज करता है सॉइल से रूट हेयर में, रूट हेयर से रूट सेल में, और वहां से CO2 मूव कर जाता है कहाँ? सॉइल में। खत्म बात। फिर आते हैं गैसियस एक्सचेंज बाय स्टेम। अब स्टेम में क्या होता है मुन्ना कि स्टेम जो वुडी स्टेम होते हैं उसमें छोटे छोटे पोर प्रेजेंट होते हैं, उन पोर को लेंटिसिल कहते हैं। याद करो भाई कि जो स्टेम होते हैं, वुडी प्लांट की जो स्टेम होती है उसमें छोटे पोर्स होते हैं जिसको लेंटिसिल कहते हैं, और इसी लेंटिसिल की सहायता से आसानी से गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। सिर्फ एक बात याद रखनी है कि स्टेम, वुडी स्टेम में स्मॉल पोर होते हैं, नाम लेंटिसिल, नाम फिर से बोले लेंटिसिल, जिसकी सहायता से एक्सचेंज ऑफ गैस आसानी से हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन अंदर, CO2 बाहर। रेस्पिरेशन प्रोसेस में यही होता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। रेस्पिरेशन प्रोसेस में O2 अंदर, CO2 बाहर। क्लियर? वेरी गुड। उसके बाद आते हैं गैसियस एक्सचेंज इन लीफ में। लीफ में भी वही प्रोसेस, जहाँ जहाँ स्टोमेटा है उस स्टोमेटा की सहायता से ऑक्सीजन अंदर, CO2 बाहर। एकदम तो स्पष्ट हो गया बेटा। रूट में रूट हेयर की सहायता से एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, स्टेम में लेंटिसिल की सहायता से गैसियस एक्सचेंज होता है, लीफ में स्टोमेटा की सहायता से गैसियस एक्सचेंज होता है, और गैसियस एक्सचेंज में O2 प्लांट बॉडी के अंदर, CO2 प्लांट बॉडी के बाहर। क्लियर हुआ? इस CO2 का उपयोग प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में करते हैं दिन के समय। यहाँ पर लिख रखा है कि रात के समय कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं होती, लेकिन रेस्पिरेशन तो होता है, और रेस्पिरेशन में O2 यूज होती है, CO2 निकाली जाती है। तो इसीलिए बेटा अभी क्लियर कर दिया है थोड़ी देर पहले कि बड़े पेड़ों के नीचे हम लोगों को नहीं सोना चाहिए, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 इज रिलीज ड्यूरिंग नाइट टाइम। क्लियर? इसके बाद आप लोगों को लिख रखा है दिन में CO2 जनरेट होती है रेस्पिरेशन से, CO2 जो जनरेट हो रही है, देखो यहाँ पर CO2 बाहर आ रहा है, यहाँ पर CO2 बाहर आ रहा है, यहाँ पर CO2 बाहर आ रहा है, उस CO2 को कौन यूज करेगा? फोटोसिंथेसिस। चाहो तो आगे पॉइंट ऐड कर सकते हो, बट इन फोटोसिंथेसिस this CO2 is used, and क्या released? O2 is released, और ये O2 किस में यूज होगा? फिर से O2 किस में यूज होगा? ये O2 यूज होगा इन रेस्पिरेशन प्रोसेस में। खत्म हो गया आपके प्लांट का रेस्पिरेशन भाई, बैठे बैठाए आपने सीख लिया। तो फटाक से बताइए, रूट में रूट हेयर के माध्यम से डिफ्यूजन प्रोसेस से। क्लियर? स्टेम में
मोटे स्टेम में स्मॉल पोर होते हैं, लेंटिसिल कहते हैं उसको, उसकी सहायता से गैसियस एक्सचेंज होता है। लीफ में स्टोमेटा की सहायता से गैसियस एक्सचेंज होता है, जिसमें इन सारे प्रोसेस में रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन अंदर और CO2 बाहर। क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे बच्चों। इसके बाद आप लोगों को शुरू करेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। बच्चों अब हमको पढ़ना है अबाउट रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। देखिए जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं मुन्ना, वो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन का यूज करते हैं। अच्छा एक चीज सोचो, इन्वायरमेंट में तो भर के ऑक्सीजन है, लेकिन जो पानी में ऑक्सीजन होता है बेटू वो डिजॉल्व फॉर्म में होता है। और कंपेयर अगर किया जाए इन्वायरमेंट से पानी का कंपेयर किया जाए तो पानी में हमेशा ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम ही होगा। इसीलिए अगर आप मछली वगैरह को पास से देखो एक्वेरियम में, बड़ी तेजी से सांस लेती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन वो अपने अंदर ले ले। भाई ऑक्सीजन बेचारा पानी में वैसे भी कम है, तो मछलियों को तो प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए ना रेस्पिरेशन करने के लिए, ज़्यादा एनर्जी बनाने के लिए, तो बहुत तेजी से सांस लेते हैं। और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में जो ऑर्गन्स होते हैं वो ऑर्गन गिल्स के फॉर्म में होते हैं। याद कर लीजिए, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स। चाहे वो कोई भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हो, उसके बॉडी के अंदर गिल्स प्रेजेंट होगा। सो रेस्पिरेशन इन एनिमल की बात करें तो रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। जैसे हमारे शरीर में नोज हो गया, नोस्ट्रिल हो गया, नेजल पैसेज हो गया, ठीक है, इसके बाद फेरिंग्स हो गया, फिर ट्रैकिया हो गया, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, लंग्स, ये सब चीजें होती हैं। और इन सभी को अगर एक साथ मिला दिया जाए, देखो ये सभी एक साथ काम करते हैं। हम लोग नोज से सांस लेंगे, यहाँ से होते हुए जाएगी, लंग्स में जाएगी, ये सब एक साथ काम करते हैं। अगर ये एक साथ काम करना ना करें तो हमारे भाई प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी या प्रॉपर CO2 शरीर के बाहर नहीं निकल पाएगी, और ये तो फिर प्रॉब्लमेटिक हो गया, फिर अब हमारी सांस फूलेगी या फिर और कोई दिक्कत आएगी। तो दे वर्क टुगेदर, दीज ऑर्गन्स आर वर्क टुगेदर टू फॉर्म सिस्टम। एक सिस्टम होता है जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल, माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहा था। वैसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम भी होता है जिसमें कुछ ऑर्गन एक साथ काम करते हैं। तो क्या लिख रखा है? विच वर्क टुगेदर टू कॉन्स्टिट्यूट अ सिस्टम विच इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर आते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म पे मुन्ना। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में आपको क्लियर कर रखा है कि जो पानी में ऑक्सीजन होता है वो डिसॉल्व फॉर्म में होता है और एनवायरनमेंट के कंपैरिजन में कम होता है। इसीलिए ब्रीदिंग करने की कैपेसिटी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में थोड़ी सी तेज होती है। याद रखना, द ब्रीदिंग कैपेसिटी या फिर ब्रीदिंग प्रॉपर्टी, देखिए क्लियर लिख रखा है यहाँ पर, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज हायर देन द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर लिख रखा है द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म टेक्स प्लेस, द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म टेक्स ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन प्रोसेस में हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, यानी कि बॉडी के अंदर अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो पानी से ऑक्सीजन को डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू बॉडी के अंदर रिसीव कर लेगा। और इसमें मदद कौन करता है? कौन सा ऑर्गन? तो आपका आंसर है गिल्स। इसमें गिल्स मदद करती है। इसके बाद क्लियर कट आपको लिख रखा है, जो मैंने एक्सप्लेन किया है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज लेस इन वाटर। क्लियर? क्योंकि ये हमारे पानी में डिसॉल्व फॉर्म में होता है, इसीलिए एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ब्रीथ मोर रैपिडली, बहुत तेजी से सांस लेते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को वो अपनी बॉडी के अंदर रिसीव कर सके। दैट्स व्हाई दे ब्रीथ मोर रैपिडली टू एक्यूमुलेट मोर एंड मोर ऑक्सीजन। क्लियर? इसके बाद लिखा है द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज हायर देन द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। क्लियर हुआ मुन्ना? अच्छा, इसके बाद आप लोग एक बात देखो, जैसे ये आपका पानी है, मान लो ये आपका पानी है, ठीक है, ये वाटर है, और ये आपकी फिश है, ये आपकी फिश है। अब इस फिश में ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ जा रही है, तो इसके पास ये सरफेस है ना, इस सरफेस से इस ऑक्सीजन को इसकी बॉडी में आना पड़ेगा, यानी कि हर एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, हर गैसेस एक्सचेंज के लिए उस गैस को कोई ना कोई रेस्पिरेटरी सरफेस से होकर गुजरना पड़ता है। तो उस रेस्पिरेटरी सरफेस जहाँ से वो अंदर आता है उसके पास कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। यार वो इस दीवार को फाड़ के अगर सोचो कि ऑक्सीजन अंदर आ जाए तो नहीं आ सकती ना, कुछ भी सोचो कि इसके अंदर ऑक्सीजन चली जाए तो नहीं जा सकती ना। इसके अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेटरी सरफेस के अंदर होती है, और वो प्रॉपर्टी होती है बेटू कि उस रेस्पिरेटरी सरफेस का बहुत पतला होना जरूरी है। दे नीड टू बी थिन। उस सरफेस का पोरस होना जरूरी है, उसके अंदर पोर्स होने चाहिए।
उस रेस्पिरेटरी सरफेस को गीला होना ज़रूरी है, मॉइस्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को पता है ये बात कि जो गीली सरफेस होती है, मॉइस्ट सरफेस होती है, उसमें डिफ्यूज़न का रेट बढ़ जाता है। याद करो, आप लोगों को लिखवाया था डिफ्यूज़न सबसे ज़्यादा गैस में होता है, फिर डिफ्यूज़न लिक्विड में होता है, फिर सबसे कम डिफ्यूज़न सॉलिड में होता है। सॉलिड में तो डिफ्यूज़न होता ही नहीं है यार, मतलब लगभग ना के बराबर, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि डिफ्यूज़न सबसे ज़्यादा गैस में होता है और उसके बाद लिक्विड में होता है। तो लिक्विड यानी कि मॉइस्ट सरफेस पे भी आसानी से डिफ्यूज़न हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि उस सरफेस का लार्ज होना ज़रूरी है, यानी कि जो भी जहाँ से भी रेस्पिरेशन हो रहा है, जहाँ से भी एक्सचेंज हो रहा है, उस सरफेस का लार्ज होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर लिख रखा है कि गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो रेस्पिरेटरी सरफेस के थ्रू होता है और उसके पास कुछ स्पेशल फीचर होते हैं, जैसे दे नीड टू बी थिक, उनका पतला होना ज़रूरी है, दे नीड टू बी मॉइस्ट, उसका गीला होना ज़रूरी है, टू स्पीड अप डिफ्यूज़न। इसको अगर आगे पूरा पॉइंट अगर हम लोग क्लियर करें, टू स्पीड अप डिफ्यूज़न। थर्ड पॉइंट में दे मस्ट हैव पोर्स, इनके पास पोर होने ज़रूरी है, मतलब पोर होने चाहिए ताकि आसानी से गैसियस एक्सचेंज हो जाए, और उनका सरफेस का लार्ज होना ज़रूरी है। देखो ये सरफेस नॉर्मल हो गई और ये सरफेस थोड़ी सी फिंगर लाइक में चेंज हो गई, थोड़ा सा उसमें मोड़ आ गया, तो इसके पास सरफेस एरिया बढ़ गया। बोलो भाई, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो गैसियस एक्सचेंज भी ज़्यादा होगा। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लीजिए मुन्ना, आप लोगों ने खत्म किया एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नाउ वी स्टडी अबाउट रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में हम लोगों ने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया दैट इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स, बट हाउ वी रेस्पिरेट इन, मतलब हाउ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में अलग अलग, अब टेरेस्ट्रियल में तो आपको बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे, आपको इंसेक्ट मिल जाएंगे, आपको अर्थवर्म मिल जाएंगे, आपको गाय भैंस बकरी कुत्ता, कितने डिफरेंट प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग प्रकार के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। तो यहाँ पर लिख रखा है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूजेस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फ्रॉम, कहाँ से? एनवायरमेंट से, वो एटमॉस्फेयर लिखा तो है यार कि यूजेस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड रिलीज CO2 गैस इन एटमॉस्फेयर। पहले तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लिया और CO2 एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया। इसके बाद अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग प्रकार के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को रखते हैं ताकि रेस्पिरेशन की प्रोसेस को परफॉर्म कर सके। अब वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है बच्चों, इसकी पूरी आपको लिस्ट दे रखी है। देखिए जो यूनिसेलुलर एनिमल होते हैं, याद रखना, अब यूनिसेलुलर में एक ही सेल है, एक ही सेल में रेस्पिरेशन भी होना है, डाइजेशन भी होना है, रिप्रोडक्शन भी होना है, सर्कुलेशन भी होना है, एक्सक्रीशन भी होना है, सब कुछ इसी एक सेल में होना है यार, तो अलग से ऑर्गन तो होगा नहीं। यानी कि रेस्पिरेशन के लिए उसके पास रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। उसके एग्जाम्पल के तौर पर अमीबा आ जाएगा, प्लेनेरिया आ जाएगा, पैरामीशियम आ जाएंगे, ये सब आपके एग्जाम्पल्स होते हैं यूनिसेलुलर एनिमल में जिसमें रेस्पिरेटरी सरफेस फॉर्म करता है बिहेव, तो आपका आंसर होगा सेल मेम्ब्रेन। इसी तरीके से आपके अर्थवर्म और लीच की बात करें, ये भी लोअर एनिमल है, ये भी कोई बहुत ज़्यादा डेवलप्ड एनिमल नहीं है, तो इनमें भी जो रेस्पिरेशन होता है वो मॉइस्ट स्किन की सहायता से होता है। इनकी जो सरफेस होती है वो गीली होती है, मैंने आपको क्लियर कर रखा था कि रेस्पिरेटरी सरफेस का गीला होना ज़रूरी है ताकि डिफ्यूजन प्रोसेस स्पीड अप हो सके। क्लियर? थर्ड नंबर पर एक्वेटिक एनिमल, क्लियरली आपको याद हो गया होगा जितने भी एक्वेटिक एनिमल होते हैं उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन होता है, तो आपका आंसर होगा गिल्स। इंसेक्ट में याद रखो मुन्ना, इंसेक्ट में कौन पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ट्रैकियल सिस्टम। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में 100% लंग्स। अब टेरेस्ट्रियल ऑर्गन में सब आएंगे, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में सांप आएंगे, हम आएंगे, आप आएंगे इसके अलावा डॉग, कैट, शीप, गोट, कुछ भी जो आपके आसपास दिख रहा है ना, वो सारे के सारे आपके ऑर्गेनिज्म, इसमें आपको क्लियर कट आपको दे रखा है कि उसमें रेस्पिरेशन के लिए लंग्स ही पाए जाते हैं। लेकिन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें जादू होता है, लाइक एस फ्रॉग। उस फ्रॉग में देखिए मॉइस्ट स्किन, गिल और लंग्स तीनों के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। गिल्स, जब आपका फ्रॉग
टैडपोल लार्वा के फॉर्म में होता है उस समय गिल्स की सहायता से रेस्पिरेशन होता है। लंग्स जब एडल्ट हो जाता है फ्रॉग तो लंग्स की सहायता से होता है, यानी कि जमीन पे आके फुदक रहा है। लेकिन मॉइस्ट स्किन से क्या मतलब बेटा, देखिए हमारे जो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हाइबरनेट और एस्टिवेट करते हैं, यानी कि सर्दी या फिर गर्मी में वो सोने के लिए चले जाते हैं। इस समय उनकी बॉडी इनएक्टिव होती है, वो रेस्पिरेशन करके बहुत ज़्यादा एनर्जी का लॉस नहीं कर सकते। समझ में आया? कोई भी वो एनर्जी करने वाला काम नहीं करते, वो बेचारे पड़े रहते हैं। और जब पड़े रहेंगे तो मॉइस्ट स्किन की सहायता से आसानी से रेस्पिरेशन कर लेंगे। तो लिख रखा है ड्यूरिंग रेस्ट टाइम या हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के टाइम पर मॉइस्ट स्किन की सहायता से फ्रॉग रेस्पिरेशन करता है। तो फ्रॉग तीनों की सहायता रेस्पिरेशन करेगा मुन्ना, मॉइस्ट स्किन, गिल्स और लंग्स, इन सब की सहायता से रेस्पिरेशन होगा। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन कैसे होता है समझ में आया? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज करेगा, CO2 को एटमॉस्फेयर में छोड़ेगा। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, उनकी लिस्ट ये है, आप इसको तैयार करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, जिसमें डिफरेंट काइंड के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं जो एक साथ काम करके आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। क्लियर? एक छोटी सी बात बच्चों, एक बिल पास हो रहा है आप लोगों का जिसमें जो आपके ये सब कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, इसके अलावा गोट है, शीप है, इन सब का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है। ये गलत बात है, नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए ट्वीट कर रहे हैं बहुत लोग कि नहीं होना चाहिए। तो डॉग और कैट के लिए ही क्यों नहीं होना चाहिए? हमारा इंडिया पता है आपको, जो बीफ का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है ना सबसे ज़्यादा, जिसमें सुअर हो गया, चिकन हो गया, गाय हो गई, इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारा भारत सबसे ज़्यादा करता है। अब वहाँ पर इसके खाल उतार के उसके साथ क्या किया जाए, या फिर उसमें उनको काट के खाया जाए, इंडिया नहीं जानती, लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो ये गलत चीज़ है यार। हम लोग का गुस्सा अगर कुत्ते और बिल्ली पे आ रहा है तो हम लोग का गुस्सा इन पे भी होना चाहिए। तो इस बिल को पास बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई। हम ये नहीं कह रहे कि आप लोग छोटे बच्चे हो अभी, अब ये नहीं कि आप बिल्कुल रैली लेके निकल जाओ, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात मन में रखिए कि इट इज़ अ ह्यूमैनिटी, कि किसी भी जानवर का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जिंदा जानवरों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ख़ास तौर पर तब जब हमको पता ही नहीं है कि उन जानवरों के साथ आगे होना क्या है। हालांकि सभी को मन ही मन में पता है कि उनके साथ होना क्या है, या तो उनकी खाल निकाल के चमड़े का यूज़ किया जाएगा या तो उनको काट के खाया जाएगा। तो बस एक छोटी सी जानकारी थी, आप लोगों को बता दे रहा है। हमारा भारत ही है जो सपोर्ट कर रहा है इस बिल के अगेंस्ट। हालांकि बहुत लोग गुस्सा है तो इस बिल पे रोक लग भी सकती है, और एक जगह पर उसको रोक लगा भी दी गई है। आगे देखिए क्या होता है। तो तब तक के लिए, खैर ये तो जानकारी थी, तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। कल हम लोग यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी इन ह्यूमन बीइंग। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए और लोगों को उत्साहित करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए कि फ्री में मेरे चैनल से पढ़ाई करें। तो सो प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट। थैंक यू सो मच।